हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और इस वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ टॉपिक है द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि 18th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया आ जाते हैं। ओके, तुम्हें पता होगा ब्रिटिश इंडिया आते हैं 18th सेंचुरी के टाइम पे, मतलब 1700 में। ठीक है, 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700। तो 1700 में ब्रिटिश जो होते हैं वो इंडिया आ जाते हैं एंड इस टाइम पे जब वो इंडिया आते हैं तो रैपिडली इंडिया में एक्सपेंशन शुरू कर देते हैं। वहाँ के जो राजा होते हैं उनको हराते हैं, वहाँ की जो क्वींस होती हैं उनको वो हरा देते हैं एंड उनके जगहों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत के जो 100 ईयर्स होते हैं उसमें इंडिया के लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो लोग को गुलाम बनाया जा रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में ब्रिटिश जो है वो इंडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंडिया को बर्बाद करते हैं, इंडिया का पैसा लेके जाते हैं, इंडिया के जगहों पे कल्चरल चेंजेस करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम वो करते हैं इंडिया में जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन लगभग 100 सालों के बाद 1857 में जब इंडिया के लोग जो हैं वो इतने तंग आ जाते हैं ब्रिटिश से, तो वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में हथियार उठा लेते हैं, वो उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। ये पहला टाइम था जिसमें इंडियन लोगों ने ब्रिटिश से लड़ना शुरू किया था, इसीलिए इसको द इंडियन नेशनल मूवमेंट का फर्स्ट फेज माना जाता है। ठीक है, तो ये कब से कब तक का है? 1857 से लेकर 1917 तक का। ओके, अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश के ऊपर हमला कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया, उनके ऊपर हथियार उठा लिए। तो कुछ पॉलिटिकल कॉजेस पहले पढ़ने हैं सिलेबस के हिसाब से। तो पहला हमारा पॉलिटिकल कॉज है रैपिड एक्सपेंशन। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने बहुत जल्दी एक्सपैंड करना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी को जीता 1757 में। इससे उसके अलावा और भी अलग अलग वॉर्स उन्होंने किए, जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर किया जिससे उनको बंगाल मिल गया। फिर एंग्लो मैसूर वॉर किया जिसमें उसको मैसूर मिल गया। इसके अलावा एंग्लो मराठा वॉर किया जिससे उनको पूरा महाराष्ट्र एम्पायर मिल गया। इसके बाद एंग्लो सिख वॉर किया जिससे उनको सिंध, पंजाब, इन सब का इलाका इनको पूरा मिल गया। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे आउटराइट्स किए, वॉर्स किए, हमला कर दिया इंडिया के जितने भी जो राजा थे उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया के सभी राजा जो थे ना वो अलग अलग रहा करते थे, वो लोग कभी भी एक साथ नहीं रहते थे। तो इसका फायदा इन्होंने उठाया और हमला कर करके उन सबको जीतना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ दिमाग लगाया, इन्होंने ऐसे ऐसे सब अलायंसेस बनाए जिसको अगर वो फॉलो करेंगे इंडियन लोग तो एक ना एक दिन ब्रिटिश जो है वो उनके ऊपर कब्जा कर ही लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सब्सिडायरी अलायंस क्या था। तो लॉर्ड वीजली ने इसको चालू किया था, मतलब लॉर्ड वीजली ने इसको लागू किया था। इसमें इंडिया के जो राजा या जो भी किंगडम जो थे इंडिया में वो अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो उनका सॉवरेनिटी चला जाएगा। सॉवरेनिटी का मतलब होता है वो खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे, उनको ब्रिटिश से सब कुछ पूछ के करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इनको मानना पड़ता था। लेकिन अब बात यह आएगी कि ये लोग सब्सिडायरी अलायंस एक्सेप्ट ही क्यों करेंगे? क्योंकि ब्रिटिश उन पे धमकी देते थे कि अगर तुम सब्सिडायरी अलायंस एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। और इंडिया के राजा इतने कमज़ोर थे कि वो लोग इसको एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो ही जाते थे। ठीक है, अब सब्सिडायरी अलायंस करने पे क्या होता था उनके साथ, ये देखो। पहले तो ये इनको एक्सेप्ट करना पड़ता था कि ब्रिटिश जो है वो सुप्रीम है, सबसे बड़े पावरफुल हैं और ये लोग उनके अंडर में काम करते हैं। इसके बाद वो फॉरेन रिलेशंस को सरेंडर कर देंगे, मतलब दूसरे देशों के साथ, दूसरे राजाओं के साथ उनका रिलेशन कैसा होगा ये ब्रिटिश डिसाइड करेगा। वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम दूसरे राजा के साथ मिल सकते हो कि नहीं मिल सकते, उनसे हथियार खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते, ये सब डिसाइड कौन करेगा? ब्रिटिश। इसके अलावा इनसे पैसे भी लेते थे। ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए भी जो पैसा आएगा ना वो उन राजाओं से लेते थे जो सब्सिडायरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे करके उन्होंने अवध, हैदराबाद, मैसूर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, ऐसे और भी बहुत सारे जगहों पे कब्जा कर लिया सब्सिडायरी अलायंस के जरिए। क्योंकि देखो ये इनडायरेक्ट कब्जा ही हुआ है ना, तुम्हें सब कुछ पूछ के करना पड़ रहा है तो तुम एक तरह से उसके अंडर ही हुए ना, देखो इस तरह से। इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी एक बहुत खतरनाक प्लान था उनका। इसमें इसको लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या बोला था कि जिस भी राजा का अपना मेल हैरियर नहीं होगा, मतलब अपना मेल बच्चा नहीं होगा, ठीक है, जिसका प्रिंस नहीं होगा, वो किंगडम ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा ब्रिटिश के पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सबसे स्ट्रांग है और ब्रिटिश जो लोगों ने इनका जो सब्सिडायरी अलायंस एक्सेप्ट किया था उन लोगों के ऊपर इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी थोप दिया। ठीक है,
इससे करके उन्होंने क्या हुआ कि झांसी, सतारा, उदयपुर, संबलपुर, ऐसे और भी बहुत सारे जो राज्य हैं वो ब्रिटिश में आ गए। ठीक है, अब ये लोग इसका विरोध भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि देखो जब उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट किया था तो इवन इनके जो आर्मी होती है ना उसको भी ब्रिटिश लोगों ने खत्म करवा दिया था, अपने ट्रूप्स ही वहाँ पे रखे थे सिर्फ। तो यहाँ पे ब्रिटिश उनको एक तरह से पूरे तरह से उनको पहले तो डिसआर्म कर रहे हैं एंड उसके बाद इस अलायंस के जरिए वो उनको एक तरह से हरा दे रहे हैं। ठीक है, इवन ब्रिटिश ना, ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश छुप के या फिर सीक्रेटली इनके जो मेल जो बच्चे होते हैं, मेल जो होते हैं, उनको मरवा भी दिया करते थे जहर देकर या फिर किसी और चीज़ों से। ठीक है, तो ब्रिटिश का ये भी एक तरीका था। इसके अलावा उन्होंने जो रूल्स थे उनको मिसयूज़ किया। पहले तो उन्होंने 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने उससे पहले वादा किया था कि वो कभी अवध के ऊपर हमला नहीं करेंगे। उनके ऊपर एक ट्रीटी साइन हुई थी कि वो अवध के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन 1856 में लॉर्ड डलहौजी जो होता है वो क्या करता है कि अवध के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि अवध की गवर्नमेंट जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए था, और उसके ऊपर मिस गवर्नमेंट का इल्ज़ाम लगा के उसके ऊपर हमला कर देता है और हमला करके उसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट अपने अंडर में ले लेता है और ब्रिटिश के अंदर उसको मिला देता है। तो ऐसे करके अवध जो होता है वो ब्रिटिश में शामिल हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं वो लोग ना, टैक्सेस बढ़ा देते हैं, लैंड टैक्सेस बढ़ा देते हैं ताकि उनका रेवेन्यू बढ़ सके, उनके पास पैसे आ सके। उसके अलावा जो बहुत सारे नोबल्स थे उनको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उनको हटा देते हैं वहाँ से ताकि वो लोग कुछ नहीं कर पाए। एंड इसके अलावा जो वहाँ पे ज़मींदार लोगों के पास जो लैंड था, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे उनके पास जो लैंड था उसको भी कॉन्फिस्केट कर देते हैं, मतलब उनके ऊपर भी वो लोग कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। अब बहादुर शाह जो ना एक बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर है। ये एक बूढ़ा इंसान है और ये लास्ट मुगल किंग है। ठीक है, तो मुगल लोगों का ये आखिरी राजा है और अभी इसकी उम्र 60-65 ईयर्स के आसपास हो चुकी है। तो ये एक बूढ़ा इंसान है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना वो लोग, ब्रिटिश लोग, वो बहादुर शाह जफ़र का नाम जो है वो उनके कॉइन से हटा देते हैं। ठीक है, ये एक डिसरिस्पेक्टफुल मूव है। ये दिखाता है कि हम लोग बहादुर शाह जफ़र को कुछ भी नहीं मानते, ऐसे ही उसका नाम हटा देंगे। उसके बाद उनके जो सक्सेसर्स होते हैं ना उनको राजा या महाराजा नहीं कहा जाएगा, उसका जो बेटा होगा उसको भी ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, इसके बाद बहादुर शाह जफ़र को रेड फोर्ट से हटाकर उनको कुतुब मीनार में रहने के लिए भेज दे रहे थे। ठीक है, रेड फोर्ट सिंबल होता है राजाओं का, रेड फोर्ट एक महल है, बट कुतुब मीनार तो एक नॉर्मल प्लेस था, वहाँ पर वो उनको भेज दे रहे थे रहने के लिए। उसके अलावा कुतुब मीनार कितना हाइट का है, तो बेचारा बहादुर शाह जफ़र इतने मोटे हैं, उनको चढ़ना पड़ता था उतने ऊपर, और बेचारे बूढ़े भी हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो इससे उनको बहुत दिक्कत हुई थी और ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। इसके बाद ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब। अब नाना साहिब जो थे वो बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, बाजीराव टू जो थे वो मराठा एम्पायर के एक बहुत बड़े पेशवा थे। ठीक है, पेशवा मतलब समझ लो राजा। ठीक है, इनको पेंशन देने से ही मना कर दिया, इनको बोला कि पेंशन ही नहीं देंगे। उसके बाद इनको कानपुर रहने को भेज दिया। अब कानपुर रहने को इसलिए भेजा ताकि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और फिर बाद में ये कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर आना जाना करते रहते थे, लेकिन इनका कोई खास इफेक्ट नहीं आ पाया हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इनको बहुत कम ताकत पे रोक दिया था। इसके बाद आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। तो सबसे पहले कुछ रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे, तो देखो ब्रिटिश लोगों ने ना बहुत सारे इंडियन कस्टम्स पे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोग हाथों में वो धागा क्यों पहनते हो, वो जनेऊ क्यों पहनते हो। फिर मुस्लिम लोगों को बोलना शुरू किया तुम लोग वो जो ताबीज़ है वो क्यों पहनते हो। ऐसे करके उन्होंने उन पर तंग करना शुरू कर दिया। इसके अलावा सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया। अब सती प्रथा के बारे में पता होगा कि जिसका पति नहीं होता था उसको वो लोग जिंदा ही जला दिया करते थे उन औरतों को, तो इसको अबॉलिश कर दिया। ये अभी के टाइम पे तो अच्छा लगता है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत बड़ा बुरा माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हिंदू लोग इसको फॉलो किया करते थे। अब अगर मान लो कि तुम आज पूजा करते हो और अचानक से तुम्हें बोल देगी कि आज से तुम पूजा नहीं करोगे, तो कैसा बुरा फील होगा। वैसे ही उस टाइम पे हिंदू लोगों को फील हुआ था। इसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट पास करवा दिया। इसमें जो विडो लोग होती हैं उनका शादी दोबारा हो सकता है। शुरू के टाइम पे इंडियन लोग जो विडोज होती हैं उनका शादी दोबारा होना अपशगुन मानते थे। इसके बाद वेस्टर्न स्कूल्स खोले गए जिनमें लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उस टाइम पे इंडियन लोग जो थे वो लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे। ओके,
इसके बाद एप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस। अब जब मॉडर्न इनोवेशन हुआ, उसमें रेलवे आया, टेलीग्राफ आया, तो इंडिया के लोग जो है ना वो शुरू के टाइम पे साइंस को उतना सपोर्ट नहीं करते थे, इसीलिए इंडिया शुरू में उतना ग्रो नहीं कर पाया। जहां बाहर के लोग बंदूक बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, इंडिया के लोग अभी वही चाकू तलवार इन सब से ही लड़े जा रहे थे, इसीलिए बाहर के लोगों ने इंडिया के ऊपर रूल कर पाए थे वो लोग। ठीक है, तो जब रेलवे और टेलीग्राम आया ना तो इंडिया के लोग इसका विरोध करने लगे उल्टा। ठीक है, इसका अगेंस्ट चले गए। उन्होंने बोला कि हमारा कल्चर खराब कर रहा है, हमारे जो हमारा कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उन सबको खराब कर रहा है ये। तो ऐसे करके उन्होंने इंडियन लोगों को लगा कि वो इसको खराब कर रहे हैं। इसके बाद पॉलिसी ऑफ रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन। अब रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जो ब्लैक पीपल और वाइट पीपल का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो। तो इंडियन लोगों को ये लोग ब्लैक पीपल कहा करते थे, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं ना वो इंडिया के अगेंस्ट, इंडियन लोगों के अगेंस्ट बहुत रूड थे, उनके साथ बहुत बुरा ट्रीट किया करते थे। इसके अलावा करप्शन, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में ना बहुत करप्शन था। इसमें ऐसे ऐसे लोग थे ना जो लोग बहुत करप्ट थे, पैसे लेके काम करते थे, पैसा लेके भाग जाते थे, ऐसे करके वो काम किया करते थे। और जो अमीर लोग हैं वो लोग भाग जाते थे, उनको कोई सज़ा मिलता ही नहीं था। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनसे वो लोग टैक्स बढ़ा देते थे, उनको टॉर्चर किया करते थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया करते थे। ऐसे करके उन्होंने इंडियन लोगों को तंग किया था। इसके अलावा ऑपरेशंस ऑफ द पुअर लोगों को भी बहुत तंग किया गया, उनके टैक्सेस बढ़ा दिए गए, रेंट बढ़ा दिया गया। ऐसे करके पुअर लोगों से पैसा ले लेकर ये लोग अपने खजाने भरते रहे और गरीब लोगों को तंग करते रहे। इसके बाद टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। अब जो रिलीजियस प्लेस होता है ना, जैसे टेम्पल हो गया, मॉस्क्यू हो गया, इन सब के ऊपर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। इवन ये लोगों ने क्या किया ना कि जो टेम्पल है उसमें कितना पैसा आएगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, मॉस्क्यू में कितना पैसा आएगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो इन सब पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया ताकि उनका पैसा बढ़ सके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉज। अब इकोनॉमिक कॉजेस में आएंगे पैसे के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया की जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, मतलब जो पैसा है, उसको लूटना शुरू कर दिया। अब कैसे लूटा वो देखो। तो उन लोगों ने इंडिया के लोगों को ज़बरदस्ती तंग किया कि वो कम दामों पर अपना जो मटेरियल्स हैं, यानी जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, टी हो गया, इंडिगो हो गया, इसको बेचने पर मजबूर कर दिया। तो उनको वो बहुत कम दामों पर खरीद कर ले जाते थे, एंड ले जाकर उसको मशीन में डाल के उससे कपड़े बनाकर बिना ड्यूटी का, मतलब अगर इंडिया से बाहर से कुछ आएगा इंडिया में तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते थे वो लोग अपने सामान के ऊपर। इससे उस सामान का दाम कम का कम रहता था। तो इस कंडीशन में वो लोग उस ब्रिटिश गुड्स को लाते थे एंड बहुत महंगे दामों पर इंडिया लोगों को बेचते थे। ठीक है, लेकिन टैक्स नहीं लगने की वजह से और मशीन में बनने की वजह से इसका दाम फिर भी बहुत कम था। मान लो उन्होंने 10 रुपये का कॉटन खरीदा, लेकिन उससे जो टी शर्ट बनाया उसको वो 100 रुपीज़ में बेच पा रहे हैं। ठीक है, और 100 रुपीज़ अगर आइडिया लगाया जाए अभी के टाइम से, तो टी शर्ट का दाम 100 रुपीज़ तो बहुत कम है ना। तो इंडियन लोग भी इसी को खरीदते थे और ऐसा करके इनका जो पैसा है वो ब्रिटिश लोगों के पास जाते जा रहा था। इसके बाद इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बोला गया। इसमें इंडिया का जो पैसा है वो ब्रिटिश के पास जा रहा था, मोस्टली गोल्ड। ठीक है, तो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया का गोल्ड लेना शुरू कर दिया था। कैसे? टैक्सेस के जरिए, ट्रेड करके, सामान बेचकर, ऐसे करके वो लोग इंडिया का पैसा के साथ साथ उसका जो गोल्ड है वो लेना शुरू कर दिया था। इसके अलावा डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज मतलब होता है छोटे इंडस्ट्रीज। तो उस समय इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थी। वो लोग कपड़े बनाते थे, सामान बनाते थे हाथ से, उसको बेचते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश लोग आए उन्होंने मशीन मेड गुड्स के जरिए उसका दाम कम करवा दिया कि एक मशीन से बना हुआ टी शर्ट और एक हाथ से बना हुआ टी शर्ट में से कौन ज़्यादा महंगा होगा? हाथ वाला। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि मशीन मेड गुड्स जो है वो सस्ते हो गए और उनका डिमांड बढ़ गया, क्योंकि सस्ती चीज़ों को लोग खरीदते हैं। और वहीं हैंडमेड गुड्स का डिमांड कम हो गया। अब डिमांड कम होने की वजह से इसके जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। इसके बाद अब गरीबी आई थी, ब्रिटिश लोग तंग कर रहे हैं, अब नेचर ने भी इंडियन लोगों को साथ नहीं दिया। उस समय नेचर ने क्या किया? फेमाइन कर दिया। फेमाइन मतलब होता है भूखमरी, सूखा पड़ जाना एकदम। ठीक है, सूखा पड़ना या फिर किसी भी कारण से अगर भूखमरी होती है, यानी लोग भूख से मरने लगते हैं, ऐसा कंडीशन हो जाता है, उसको फेमाइन कहते हैं। तो 1765 से लेकर 1857 के बीच में 4 बड़े फेमाइंस आए थे। इसमें लाखों लोग भूख से मर गए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा था। इसके बाद ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया में जो लोग थे उनका सारा काम छूट गया। एक तो खेती भी नहीं हो पाती क्योंकि फेमाइन आया हुआ था, तो कंडीशन बहुत ख़राब था, लोगों के पास जॉब्स ही नहीं थे।
तो अब लोग जो होते हैं वो मिलिट्री में, जुडिशरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश के साथ काम करने पर मजबूर हो गए। लेकिन ब्रिटिश फिर भी चालाक थे, उन लोगों ने उनको हायर पोस्ट नहीं दिया, उनको छोटे रैंक्स पे रखा। छोटे रैंक्स पे रखने से क्या होता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। अगर मान लो तुम्हें सिर्फ स्कूल का टीचर बनाया जाए तो तुम उतना कुछ तो नहीं कर पाओगे ना, लेकिन अगर तुम्हें प्रिंसिपल बना दिया जाए तो ब्रिटिश लोग मान लो कि उसको मेन जो प्रिंसिपल होता है वो बनने देते ही नहीं थे ताकि कोई चेंज आ पाए। इसके बाद हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मिलिट्री कॉज। अब मिलिट्री कॉज क्या था देखो, उस समय इंडियन सोल्जर्स को बहुत बुरा ट्रीट करते थे, ठीक है, और इंडियन सोल्जर्स बस सूबेदार ही बन सकते हैं, सूबेदार के ऊपर नहीं बन सकते वो लोग, ठीक है। सूबेदार के ऊपर भी और बड़े बड़े पोस्ट थे, जनरल का पोस्ट था, लेफ्टिनेंट का पोस्ट था, लेकिन उसमें सिर्फ ब्रिटिश रहेगा, उसमें इंडियन नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक जनरल सर्विस इनलाइटमेंट एक्ट पास करवा दिया 1856 में, जिसमें उनको ओवरसीज भेजा गया। इंडिया के लोग जो थे ना वो समुंदर पार करने को अच्छा नहीं मानते थे, सी को पार करना उनको अच्छा नहीं महसूस होता था, उनको वो बुरा मानते थे। तो उनकी ड्यूटी का वो हिस्सा बना दिया उन्होंने ज़बरदस्ती ब्रिटिश लोगों ने कि इंडियन लोगों को सी पार करना ही पड़ेगा। और इंडियन ब्राह्मण लोग इसको बुरा मानते थे, लेकिन मजबूरी थी तो पार करना पड़ता था, लेकिन फिर भी इससे इंडियन बहुत नाखुश थे। इसके बाद था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रुप्स। अब ये सबसे बड़ा चीज़ था कि शुरू में लगता था ना कि ब्रिटिश जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसके अलावा उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। लेकिन जब फर्स्ट अफगान वॉर हुआ, पंजाब वॉर हुआ, क्रिमिया वॉर हुआ, इस टाइम पे क्या होता है ना, ब्रिटिश भाग जाते हैं, इवन इससे बुरे हारते हैं ब्रिटिश, इसमें हार जाते हैं, भाग भी जाते हैं वहाँ से। अब इंडियन लोग देखते हैं कि ब्रिटिश तो मतलब इतना फ्रेंगाइल है, वो तो भाग जा रहा है वॉर से, जीत भी नहीं पा रहा है अफगानिस्तान में और बाकी जगहों पे। तो इस कंडीशन में लोगों को आशा मिलती है कि हम भी ब्रिटिश को हरा सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि अगर कोई मान लो एक स्ट्रांग बंदा है, एक लड़का स्कूल में बहुत स्ट्रांग है, उससे कोई नहीं लड़ता, लेकिन कभी मान लो अचानक से कभी उसकी लड़ाई हो गई एंड किसी ने उसको मार दिया, तो बाकी लोगों को भी हिम्मत आ जाती है कि भाई हम भी मार सकते हैं क्योंकि वो तो मार दिया इसको। ऐसे करके यहाँ पे हुआ था। इसके बाद लोअर सैलरीज, इंडियन लोगों को सैलरीज बहुत कम मिलती थी, इवन हाफ सैलरी मिलता था ब्रिटिश के कंपैरिजन में, अगर वो सेम रैंक में होंगे तब भी। इसके बाद और लास्ट वाला, ये तो क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, इमीडिएट कॉज क्या था? तो इमीडिएट कॉज था इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस करना। 1856 के टाइम पे नया इनफील्ड राइफल बना था और जनवरी 1857 में बंगाल रेजिमेंट में एक र्यूमर फैल गया था कि जो इनफील्ड राइफल का जो कार्टिलेज होता है, अब कार्टिलेज क्या होता है कि बंदूक को चलाने के लिए ना एक गोली होती है, उस समय की गोली ऐसी थी, उसको यहाँ से पहले काटना पड़ता था, फिर बंदूक में उसको ऐसे भर के एंड देन फिर चलाते थे वो लोग, ठीक है। तो उस तरह की गोलियां थी उसको, तो उसको पहले दांत से फाड़ कर फिर उसको बंदूक में भरना पड़ेगा, देन वो चलेगा। तो इस तरह के कार्टिलेजेस थे, लेकिन वहाँ पे एक र्यूमर फैल गया कि वो पिग और काऊ के फैट से बना है। अब पिग तो मुस्लिम लोग पसंद नहीं करते एंड काऊ को तो हिंदू सेक्रेट करते हैं, ठीक है। हिंदू उसको पवित्र हिंदू उस गाय को पवित्र मानती है, अब उसका चर्बी कैसे यूज़ करेंगे उसके फैट को? तो इस कारण से हिंदू और मुस्लिम लोग बहुत नाराज़ हो गए। और फिर हुआ क्या, तो 26 फरवरी 1857 में 19th नेटिव इन्फेंट्री जो बहरामपुर में वहाँ पे था, ये एक जो आर्मी होती है ना उसका एक नाम होता है, तो उसमें एक लीडर थे मंगल पांडे, ठीक है, बहरामपुर में थे ये। और मंगल पांडे ने क्या किया, बंदूक निकाला और अपने जो ऑफिसर थे जो उनको मजबूर कर रहे थे कि इसको मुंह से फाड़ो, इसको यूज़ करो, इस इनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करो, उनको गोली मार दी, ठीक है। अब इस अटैक के वजह से मई 9 को, और उसके अलावा मई 9 के टाइम पे भी 85 सिपाही लोग जो होते हैं जो मना करते हैं इस राइफल को इस्तेमाल करने से, उनको भी 10 साल का जेल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद सोल्जर लोग होते हैं ये मेरठ से दिल्ली चले जाते हैं, ठीक है, ये आशा में कि दिल्ली में जो बड़े बड़े राजा हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे और ये जो राइफल्स हैं इनका यूज़ बंद करवाएंगे। तो ये लोग बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं, जो कि इस टाइम तक फिर से वापस बूढ़े हो चुके थे, एक बूढ़ा आदमी, उसको बोलते हैं कि यह हम लोग का इम्पीरियर है, हम लोग इसके साथ रहेंगे। अब बहादुर शाह जफर भी झाड़ पे चढ़ जाता है, उसको भी पूरा एकदम जोश आता है कि हाँ हम लोग को इतना सारा आर्मी मिल गया, मिलिट्री मिल गया, इतने सारे लोग हमारे साथ आ गए, तो हम लोग भी जीत सकते हैं। और बहादुर शाह जफर बिना प्लान बनाए, बिना कुछ ये किए एकदम तैयार हो जाते हैं और ब्रिटिश के अगेंस्ट में वॉर कर देते हैं। अब बुरा चीज़ क्या है देखो, सिर्फ 4 महीना ही टिक पाता है ये लोग। और सर जॉन निकोलस जो ब्रिटिश का एक बहुत बड़े जनरल थे,
वो अपना आर्मी लेके आते हैं और 4 महीने के अंदर बहादुर शाह जफर और उसकी पूरी आर्मी को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एंड पनिशमेंट के रूप में बहादुर शाह जफर को ज़िंदा पकड़ा जाता है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए यंगून भेज देते हैं। ठीक है, रंगून भेज देते हैं। म्यांमार में ये एक जगह है जहाँ पर 1862 में लास्ट ये जो होते हैं बहादुर शाह जफर वो मर जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उनके जो 2 बेटे होते हैं उनको उनके सामने ही गोली मार दी जाती है। बहादुर शाह जफर जो हैं उनके सामने ही उनको गोली मार दी जाती है। सोचो कितना बुरा होगा कि एक फादर के सामने ही उनके दोनों बेटों को गोली मार दी गई। इसके बाद लखनऊ में क्या हो रहा था, तो ये कुछ इवेंट्स हैं, लेकिन ये इवेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो बस शॉर्ट में अगर तुम पढ़ लोगे तो हर जगह लगभग सेम चीज़ें होती है। लखनऊ में क्या हो रहा था, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, उन्होंने रिवोल्ट किया था, लेकिन ब्रिटिश वहाँ भी उनको 2 महीने के अंदर ही हरा देते हैं एंड फिर वो उनको भागना पड़ जाता है नेपाल। ठीक है, वहाँ पे नेपाली लोग इनको बचा लेते हैं। इसके बाद कानपुर में नाना साहेब और तात्या तोपे थे, वो लोग भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट करके रखे थे, लेकिन फिर बाद में इनको भी हरा देते हैं ब्रिटिश लोग एंड ये भी नेपाल भाग जाते हैं, क्योंकि उस समय तक नेपाल जो था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं था। इसके बाद झांसी, अब झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, ये लड़ रही थी, इन्होंने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया था, लेकिन एट लास्ट इनको भी मरना पड़ता है, ये भी मर जाती, ये भी शहीद हो जाती हैं। ठीक है, तो इनको भी वहाँ पे डेथ हो जाता है इनका भी। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें थी इंडिया में, मतलब ये लोग तो और ज़्यादा आगे थे, बंगाल, रोहिल्याखंड, बुंदेलखंड और कुछ बिहार का कुछ हिस्सा, ईस्ट पंजाब का कुछ हिस्सा, ये लोग ब्रिटिश के साथ लॉयल थे। ठीक है, इन लोगों ने ब्रिटिश का साथ नहीं छोड़ा था, इसीलिए इंडिया बार बार पिटता है। ठीक है, कुछ लोग तो अगेंस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग जो दुश्मन होते हैं उसी का सपोर्ट कर देते हैं, तो इस कारण इंडिया को बहुत नुकसान मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं हमको, कॉन्सिक्वेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या असर होती है, क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, इसको तुम इम्पैक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट आता है इंडिया के ऊपर, तो इस टाइम पे जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश क्राउन है वो आता है, मतलब ब्रिटिश जो क्वीन है वो आती है इंडिया में और इंडिया पर उनका रूल चालू होता है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म, अब ब्रिटिश का शुरू होगा। ठीक है, तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से सारा पावर जो है, यानी रूल करने का जो भी पावर था, वो सब ब्रिटिश क्राउन यानी क्वीन के पास चला जाता है। उस समय क्वीन विक्टोरिया थी। इसके बाद कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कंपनी के जो रूल्स थे वो सब थे, तो उसको अबॉलिश किया जाता है एंड एक नया कैबिनेट बनाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिटिश कैबिनेट और इंडियन काउंसिल। 2 कैबिनेट्स बनाई जाती हैं जिनका जिम्मेदारी होगा कि वो इंडिया के ऊपर सही से रूल करे, सिस्टमैटिक रूल करे, ताकि इस तरह का कंडीशन दोबारा ना हो जैसा 1857 में हुआ था। मेन पावर तो ब्रिटिश के पास ही था, लेकिन इंडियन काउंसिल को भी जगह मिली थी वहाँ पे। इसके अलावा इंडिया में वॉइस रॉयज बनाए जाते हैं। अब वॉइस रॉय क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं या चीफ मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही होता है वॉइस, जिनका काम होगा उस जगह को ठीक से चलाना। और बाकी ये लोग किसको रिपोर्ट करते थे, ये रिपोर्ट करते थे क्वीन विक्टोरिया को। ठीक है, फर्स्ट वॉइस रॉय जो होते हैं वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग। ये नाम याद रखना, ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन में बहुत पूछता है कि फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होना शुरू हो जाता है इंडिया में और लंदन में, तो ये एक ओपन कंपटीशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो पास करता है, जैसे आज हम लोग यूपीएससी होता है ना, तो जो ये पास करता है वो आईएएस आईपीएस बनता है। ठीक है, तो इस तरह का एग्ज़ाम था, इस तरह के पोस्ट भी थे वहाँ पे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर भी गेम खेल दिया और यहाँ पर भी उसका जो मैक्सिमम एज है वो 21 ईयर रख दिया। अब तुम अंदाज़ा लगाओ, क्या 21 ईयर का इंसान लंदन में जाके इस एग्ज़ाम को पास कर पाएगा? ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, इसके बाद क्वीन विक्टोरिया आती है, उसको प्रोक्लेमेशन होता है, मतलब क्वीन विक्टोरिया को रानी माना जाता है इंडिया का 1 नवंबर 1858 में। इसके बाद इनके कुछ पॉलिसीज़ थे कि वो इंडियन लोगों को थोड़ा मतलब शांत करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ देती हैं। तो पहला पॉलिसी होता है नॉन इंटरवेंशन। तो इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यानी जो क्वीन है वो इंडिया के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। किसी भी तरह का रिलीजियस अफेयर हो जाए या फिर किसी भी तरह का कल्चरल अफेयर हो, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, मतलब सती करना है तो करते रहो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा इन्होंने कह दिया।
इसके बाद हर सब्जेक्ट को इन्होंने इक्वल माना। जो भी लोग हैं, जैसे कि जॉब हो गया या फिर किसी भी जगह का, मतलब जैसे कि आर्मी में लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जुडिशरी में लोग हैं, उन सभी को इन्होंने क्या किया, इक्वल माना। ठीक है, बस नाम का ही माना। एडुकेशन और एबिलिटी के हिसाब से उन्होंने जॉब देना शुरू किया। अगर कोई इंसान ज़्यादा एडुकेशनल रखता है, ज़्यादा एबिलिटी रखता है, तो उसको हायर पोस्ट देना भी शुरू कर दिया। जैसे तुमने देखा होगा ना कि पहले आर्मी में सिर्फ सूबेदार तक का ही रैंक मिलता था इंडियन को, लेकिन अब अगर वो उतने एलिजिबल हैं तो उनको उसके हायर पोस्ट का रैंक भी मिल सकता है। इसके बाद इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का वादा कर दिया। पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो चीज़ें होती हैं, जैसे टैक्स कम करना, फिर एग्रीकल्चर के लिए अच्छा करना, इन सब को ठीक करने का वादा कर दिया। इसके बाद मुगल्स और पेशवा लोग जो थे, मराठा पेशवा, इनका जो पूरा रूल है, जो भी होता है, वो सब खत्म हो गया और पूरे इंडिया पर ब्रिटिश का रूल आ गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडायरी अलायंस को एब्डोमेन कर दिया गया, मतलब इसको अबॉलिश कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। इसके बाद एक और खतरनाक पॉलिसी यूज़ की गई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, इसमें हिंदू एंड मुस्लिम्स को डिवाइड करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने अलग अलग तरह के पैतरे, अलग अलग तरह के मेथड्स यूज़ करना शुरू किए, जिससे इंडिया में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम रायट शुरू हो गए और इससे सीधा फ़ायदा ब्रिटिश को मिला। ओके, इसके बाद आर्मी में बहुत सारे चेंजेस की गई। ब्रिटिश का नंबर बढ़ाया गया और इंडियन लोगों का नंबर कम कर दिया गया। 2:1 का था। अगर 2 ब्रिटिश होगा तो उसमें सिर्फ 1 इंडियन हो सकता है, ऐसा किया गया। और प्लस आर्मी में जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, वो लोगों के रीच से बाहर कर दिया गया। इससे क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन लोगों तक, आर्मी के लोगों तक पहुंचता है, सोल्जर्स तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये उन्होंने आउट ऑफ रीच कर दिया ताकि लोगों के पास न्यूज़पेपर, इन्फॉर्मेशन, जनरल्स, ये सब ना आ पाए। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा तो लोग इतने ज़्यादा बड़े आर्मी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या फिर इनको भड़का नहीं पाएंगे। इससे एक अच्छा चीज़ हुआ कि नेशनलिज्म का सोच बढ़ा। इंडिया के लोग जो हैं वो अब एक देश के लिए साथ में आ गए। ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब होता है एक देश के लिए साथ में आना। इससे पहले इंडियन लोग ना अलग अलग थे। कुछ लोग मराठा थे, कुछ लोग राजस्थानी थे, कुछ लोग पेशवा थे, कुछ लोग बंगाल के नवाब थे, कुछ लोग अवध के नवाब थे, ऐसे थे। लेकिन अब लोग सभी जो हैं वो इंडियन हो गए। उनका एक कॉमन एनिमी आ गया जिसको वो लोग ब्रिटिश बोलते थे। अब वो इंडिया के लिए लड़ना शुरू हो गए थे। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स क्या थे, क्यों ये मूवमेंट पिट गया, क्यों इस मूवमेंट का इतना बुरा हाल हो गया, क्यों ब्रिटिश 1 साल के अंदर इस पूरे मूवमेंट को ख़त्म करवा देती है। ठीक है, तो पहला रीज़न है इंडियन लोगों के पास कोई प्लान ही नहीं था। वो लोग, कोई प्लान नहीं था, कोई कॉमन गोल नहीं था। वो लोग मतलब जिसको तिसको मार रहे थे। कुछ लोग ब्रिटिश को मार रहे, कुछ लोग ज़मींदारों को मार दे रहे थे, कुछ लोग लूटपाट में मचे हुए थे, कुछ लोग साथ ही नहीं दे रहे थे इंडियन लोगों का। इसके वजह से जहाँ तहाँ वहाँ मारपीट हो रही थी। कहीं से लोग हर हर महादेव बोल के आ रहे हैं, कहीं से जय मराठा बोल के आ जा रहे हैं, कहीं से जय भवानी बोल के आ रहे हैं, कहीं से मुगलों का परचम बुलंद रहे, ऐसा बोल के वो लोग आ रहे थे एंड हर जगह से हमला कर रहे हैं। कोई कॉमन प्लान इनके पास नहीं था। अब तुम बिना प्लान के चलोगे तो कितना भी तुम्हारे पास हथियार हो, कुछ भी हो, तुम थोड़ी जीतोगे ना, अगर तुम्हारे पास एक प्लान नहीं है तो। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना उस समय बहुत ही हाईली एबिलिटी वाले जो जनरल्स थे वो सब थे, जैसे लॉरेंस, निकोलसन, हैवलॉक, कैम्बल। ये जो जनरल हैं, ये आर्मी लीडर्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जनरल्स थे। इन्होंने इंडिया के लोगों को इतने अच्छे से घेरा, उनको 4 महीने के अंदर ही ख़त्म करवा दिया पूरा वॉर, और एट लास्ट 1 साल के अंदर ये पूरा रिवॉल्ट जो है वो ख़त्म हो गया। इतने अच्छे से उन्होंने प्लानिंग की, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाया और पूरे इंडिया को 1 साल के अंदर पूरा ख़त्म करवा दिया सारा रिवॉल्ट। इसके बाद ब्रिटिश के पास सुपीरियर रिसोर्स थे। ब्रिटिश के पास उस समय अच्छे अच्छे बंदूक थे, तोप थे, हथियार थे, और इंडियन लोगों के पास वही छोटा बंदूक एक तो था, एंड इसके अलावा वो एक बार में 1 गोली फायर करने वाला बंदूक, उसके अलावा तलवार, ढाल। इवन इंडिया के लोग तो वो क्या बोलते हैं उसको, जिससे मिट्टी खोदी जाती है ना, उसको लेकर लड़ रहे थे। तो इंडिया का कंडीशन बहुत ख़राब था, इनके पास रिसोर्सेस ही नहीं थे। ब्रिटिश के पास तो खाना था, हथियार था, सब कुछ था, पैसे भी थे। इसके अलावा रिवॉल्ट जो है ये शुरू होना 31 मई को, लेकिन शुरू हो गया फरवरी में। मंगल पांडे जो थे उनके वजह से, ठीक है, उन्होंने शुरू करवा दिया था। इसके अलावा और बात फैली तो उसके वजह से भी हुआ। तो ये शुरू होने का टाइम था 31 मई, ठीक है, लेकिन पहले ही शुरू हो गया। तो सारे जो प्लान होते हैं वो पहले ही सामने आ गए, बिना प्रिपरेशन का सब कुछ हुआ। और इस कंडीशन में क्या होता है कि इंडिया लोग सारे हार गए।
ओके। ब्रिटिश लोग इसको सिपोही म्यूटिनी कहते हैं क्योंकि इससे उनका नाम बचेगा कि जो लोग हैं, सोल्जर लोग हैं, उन्होंने हमला कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, इसके वजह से वो लोग इसको सिपोही म्यूटिनी कहते हैं। लेकिन इंडिया के लोगों ने पहली बार ब्रिटिश के अगेंस्ट में हथियार उठाया था या फिर किसी भी जो रूलर होता है उसके अगेंस्ट हथियार उठाया था, इसलिए उन्होंने इसको बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो इंडियन लोग इसको कुछ और कहते हैं एंड ब्रिटिश फिलोसोफर्स जो हैं या ब्रिटिश राइटर्स जो हैं वो इसको कुछ और कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार अपने बुक से रिवाइज कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे ही वीडियो तुम्हें और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं पूरा हिस्ट्री तुम्हें इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।